नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं इप्सिता और आपका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। सुपर क्लास यानी वो क्लास जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज की सुपर गेस्ट के बारे में। आज की हमारी सुपर गेस्ट हैं पंचकुला नगर निगम की एक्स मेयर मिसेस उपिंदर कौर आलूवालिया जी। वो पंचकुला नगर निगम की फर्स्ट वुमेन मेयर बनी। उन्होंने पंचकुला के विकास के लिए बहुत कार्य की। सो प्लीज वेलकम मिसेस उपिंदर कौर आलूवालिया जी। तो चलिए बैठते हैं और कहते हैं उनसे कुछ मजेदार बातें। हेलो मैम, आपका स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। इप्सिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। थैंक यू मैम। मैम, आपको सुपर क्लास में आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि आज मुझे आपने लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हम बड़े हैं, हम छोटों से क्वेश्चन पूछते हैं, आज मुझे खुशी हो रही है कि एक छोटा बच्चा मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप राजस्थान में श्री गंगानगर की रहने वाली थी, फिर आप चंडीगढ़ कैसे आ गई? गंगानगर मेरा बर्थ प्लेस है। और गंगानगर से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पंजाब में मानसा हैं। मानसा के पास मद्दी गांव है, वहाँ पे हमारी लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, पुरखों की, परदादा दादाजी की। तो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। फिर जॉइंट फैमिली होती है ना जैसे, तो ब्रदर्स अलग हुए, तो माय ग्रैंडफादर जो थे वो शिफ्ट हो गए गंगानगर में। तो बर्थ प्लेस मेरा गंगानगर का है। और मेरी मदर भी पंजाब से बिलोंग करती हैं, कपूरथला रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं वो, जो वहाँ के महाराजा थे ना कपूरथला, वहाँ से। तो पंजाब से ही बिलोंग करती हूँ। और गंगानगर मुझे बर्थ प्लेस है तो अच्छा लगता है। चंडीगढ़ मेरा आना जाना लगा रहता था क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स मेरे यहाँ पे थे, तो उनके घर आना जाना था। मेरी एजुकेशन एमएससी मैंने यहाँ से की है। तो उस वक्त चंडीगढ़ मुझे इतना अच्छा पीसफुल सा लगता था क्योंकि गिनी चुनी गाड़ियाँ और ग्रीनरी इतना सुंदर चंडीगढ़ लगता था कि मेरा मन करता था, उस वक्त मन ही मन में सोचती थी कि यहीं पे रहना है मुझे। तो बाय लक कह लो कि मेरा रिश्ता भी यहीं हुआ, शादी हुई, तो चंडीगढ़ इसलिए मुझे अच्छा लगता था। तो आपको श्री गंगानगर अच्छा लगता था या फिर चंडीगढ़? देखो, वो मेरा बर्थ प्लेस है, नेचुरल है, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती। पर चंडीगढ़ मेरा मतलब जैसे होता है ना, मुझे एजुकेशन यहाँ की थी, पढ़ाई मेरी यहाँ की थी, तो शादी यहाँ होगी तो अच्छा लगता था। शुरू से मैंने बताया जैसे कि मेरे मन में था कि चंडीगढ़ में ही मुझे रहना है, तो अच्छा है। चंडीगढ़ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था जब हम पढ़ते थे। अभी भी सबसे ज़्यादा ग्रीनरी चंडीगढ़ हाँ, में चंडीगढ़ में। और बहुत पीसफुल एरिया है, लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं यहाँ के। मैम, आप बचपन में एक प्लेयर भी रह चुकी हैं, जैसे आप बैडमिंटन, टेनिस, खो खो के साथ साथ क्रिकेट भी खेला करती थी। क्या आपका कभी मन हुआ है कि आप गेम में ही अपना एक एम बना ले? बैडमिंटन तो मैं कॉलेज टाइम में बहुत खेलती थी। बीएससी मेरी पन्ना की यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है जो, वहाँ से हुई है, वहाँ भी मैं खेलती थी। यहाँ पे मैं चंडीगढ़ कॉलेज की टीम में थी, तो हमारी सुबह स्कॉलरशिप मिलती थी हमें। हमारी सुबह पूरी ट्रेनिंग होती थी, भागना, रनिंग करवाते थे, और फिर एक्सरसाइज, फिर स्पेशल डाइट होती थी। और बाकी रही क्रिकेट की बात, तो मैं अपने भाइयों के साथ खेलती थी, या फिर हम सब गली के बच्चे इकट्ठे होके जब छोटे थे ना, खूब थोड़दंग मचाते थे क्रिकेट खेलना। फिर एक वो गेम होती थी, स्टापू खेलते हैं, जिसमें वो रख लेते हैं, सारे पत्थर होते हैं, पत्थर रखते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं। और एक गेम और होती थी, शायद तुम्हें पता नहीं, हम पूछते थे ऊंच मांगी के नीच, जो ऊंच मांग लेते तो सारे बच्चे हाँ ऊंच पे जाते थे। बहुत मज़े करते थे क्रिकेट में अपने भाइयों के साथ। मुझे शौक था खेलने का ना बड़ी। और स्कूल टाइम में मैंने जैसे रेसेस में पार्टिसिपेट करना, तो उसमें मैं जीतती भी थी। बैडमिंटन खेलती थी मैं पूरे मन से, पर उस वक्त ये नहीं होता था कि हमने इसको अपना एम बनाना है या लक्ष्य बनाना है इसमें, क्योंकि पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब।
और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये दिमाग में था उस वक्त। तो हमने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। उस समय शायद गेम में इतना स्कोप भी नहीं होता था। स्कोप भी नहीं था, लेकिन अब जो है बच्चे, अच्छी बात है कि बच्चे गेम्स में जा रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नगर निगम पंचकुला में जब आपको पहली बार मेयर चुना गया तो आपका एनर्जी लेवल किस लेवल पे था? मैं मतलब है क्योंकि जब पहली बार आपको मेयर चुना गया, फर्स्ट वुमेन मेयर बनी आप, और दूसरी बात कि पंचकुला नगर निगम के गठन के साथ ही, तो फिर कुछ तो हुआ होगा। देखो मैं बनी 5 जुलाई 2013 को मैंने ओथ ली थी। तो नगर निगम फर्स्ट टाइम बनना था, उस वक्त सब कुछ नया था। उससे पहले काउंसिल थी। तो एनर्जी लेवल तो मेरा, जब मैं मतलब शुरू से ही इलेक्शंस में ही रही मैं 95 से, तो एनर्जी लेवल तो मेरा शुरू से ही, घर के काम में हो चाहे वैसे हो, बहुत है काम करने का। एक जज्बा होता है वो मेरे में है कि करना ही करना है जो मैं सोच लेती हूँ। तो एनर्जी लेवल में तो कोई कमी नहीं थी और नया था, एक ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक शहर को लेके जाना था। अपना एरिया जो था बहुत बड़ा था, कालका से लेके, मतलब कालका का जो लास्ट गांव था खेड़ा सीताराम, वहाँ से लेके इधर केतड़ी चंडीगढ़ से अटैच होता था, और इधर कुंडी लास्ट गांव था, खटौली, जलौली, मदनपुर, मतलब सारे, बुड्ढनपुर, राजीव कॉलोनी, इधर सारा ही सेक्टर, सारे गांव, काफ़ी गांव थे। तो इसका डेवलपमेंट मेन वो था एम मेरा। तो निगम के लिए, फर्स्ट निगम में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे सिर पे। मैम, मेयर यानी शहर का फर्स्ट पर्सन, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो क्या कहिए, आप नर्वस थी कि आप इतने बड़े पद की गरिमा को कैसे संभाल पाएंगी? देखो, जब आप कुछ बनते हो ना, तो पब्लिक जो है ना, जनता आपको बड़े उम्मीदों से देखती है, नज़रों से, उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। तो एक बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप सीरियसली लेते हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो शहर की हो, उसको अगर लेते हो सीरियसली तो काम करना ही करना है। और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बहुत काम है तो मैं थक गई हूँ ना। एनर्जी लेवल मेरा उतना ही था। सुबह मतलब मैं 9 बजे ऑफिस पहुँच जाती थी। ऑफिसर्स भी नहीं होते थे जब मैंने, कई बार मैं ऐसे सरप्राइज विजिट भी करती थी। तो सब सिस्टम सारा ठीक किया हमने। निगम फर्स्ट थी, जैसे मैंने बताया कि ज़ीरो से ऊपर लेके जाना था। सबसे पहले हमने उसमें निगम में ये कोशिश की करप्शन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी आप पढ़ते थे करप्शन बहुत ज़्यादा थी निगम काउंसिल में। तो मैं चाहती थी कि निगम में करप्शन को कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, अब मैं निगम के काम गिनवाऊँ आपको, तो ई टेंडरिंग का स्टार्ट हमने किया था, हाउस में पास किया कि ई टेंडरिंग होएगी, उसके थ्रू सारे टेंडर दिए जाएंगे। उसमें फिर ये कोशिश यही थी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कि अच्छे से अच्छे जो है उसमें अप्लाई करें ताकि काम अच्छी क्वालिटी हो। और लोगों की जेब से टैक्स का पैसा जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं लोग, तो उनको बुनियादी सुविधाएं देना, बेसिक अमेनिटीज़ जो उनकी हैं वो पूरी करना मेरा लक्ष्य था। सड़कों की हालत जब हम देखते थे, आपने भी देखी होगी, आप शायद पंचकुला में रहते हैं, तो बहुत बुरी थी, बहुत बुरी हर थी। साल सड़कें टूट जाती हैं, क्वालिटी कुछ नहीं होती थी, पैसा उतना ही लगता था, क्वालिटी नहीं होती थी, वो टूट जाती हैं। तो उसको सुधारने के लिए हमने बड़े स्टेप लिए। हमने हाउस में पास किया कि जो सैम्पलिंग होती है एक सड़कों की, कि वो पहले ये 26 में कोई है, क्या नाम उसका, NTTR नाम कोई है, गवर्नमेंट एजेंसी है शायद, उससे करवाते थे सैम्पलिंग। कभी सैंपल फेल ही नहीं आया, मैंने देखा उनका सैंपल पिछले सालों में, मेरे बनने से पहले कभी सैंपल फेल ही नहीं आया सड़कों का। फिर सड़कें क्यों टूटती थी? फिर उसके लिए फिर हमने श्री राम लैब दिल्ली में है, मैंने कहा वहाँ से सैम्पलिंग कराई जाएगी। ऑफिसर्स को ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन हमने हाउस में मेजॉरिटी के साथ ये पास किया। तो मैंने खुद खड़े होके, आपने देखा होगा कि जो सेक्टर पंचकुला में सेक्टर 11 और 12 की जो डिवाइडिंग रोड है, वो मैंने खुद खड़े होके सैम्पलिंग करवाई, और वो रोड खुद खड़े होके बनवाई। वो बहुत अच्छी रोड है, एज इट इज़ आज भी पड़ी है। आप 14 और 12 वाली ले लो, वो भी मैंने बनवाई थी। वो मेरा ख्याल में वो रोड बहुत अच्छी बनी है, लेकिन एक मेरा ख्याल हुड्डा वालों ने कोई कट लगाया था, वो थोड़ा सा अभी ख़राब हुआ है। अदरवाइज वो सड़क वैसी क्वालिटी, देखो चाहे बारिश हो गर्मी हो, वो सड़क ऐसी पड़ी।
तो सड़कें क्यों टूटती हैं, इसमें भी करप्शन। तो हमने वो कम की कि लोगों को सड़कें अच्छी दें। स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हालत था जब मैं बनी, और गांव में बिल्कुल ही नहीं था, सड़कें नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी, है ना। कम्युनिटी सेंटर्स नहीं थे, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, और हमारे पंचकुला के पार्क्स का मतलब बहुत बुरा हाल था। तो उसके लिए हमने कई स्टेप लिए। इसमें बताना मैं चाहूँगी, अच्छा कभी ऑडिट नहीं हुआ मेरे पिछले 10 मेरे बनने से पिछले 10 साल पहले, 10 सालों पहले जब काउंसिल थी, कभी ऑडिट ही नहीं करवाया गया। खर्चा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कोई ऑडिट नहीं। मेरे ख्याल में 57 या 58 अकाउंट्स थे जिसका पता ही नहीं था कहाँ से पैसा कौन निकाल रहा है, कैसे जा रहा है। एक हमारे चंडी मंदिर में हैं सरपंच साहब, वो हमारे पास आए, उन्होंने बताया है कि चंडी मंदिर में PNB बैंक है शायद, कोई बैंक में 5-6 करोड़ आपका निगम का पड़ा है। देखते क्यों नहीं, फिर मैंने उसको सारा मंगवाया, देखा तो इतने बैंक्स में अकाउंट, पता ही नहीं कौन कहाँ से पैसा निकाल रहा है। फिर उसको हमने निकाल के कंसोलिडेट किया, 4 बैंकों में हमने उसका पैसा करवाया, FDs कराई। क्योंकि देखो, लोगों का पैसा लोगों के ऊपर यूज़ होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, मन से, मतलब दिल से काम किया। हाँ, दिल से, तो दिल से काम किया है। और इस सरकार में मतलब सरकार का बहुत रोल होता है इसमें। तो बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मैं लोगों को, सीनियर सिटीजन्स आते थे मेरे पास, उनसे लेती थी। अब जो ये एक आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, पानी का था। पंचकुला में पानी की बड़ी शॉर्टेज है, तो उसके लिए अब तो खैर इन्होंने ये डैम बना है, वो और एक कजौली से कुछ ला के इन्होंने सप्लाई की है। बट फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर, बहुत कम पैसों में ये पानी मिल सकता था पूरे पंचकुला को। हमने रेजोल्यूशन पास भी किया था शायद 14 जून 2014 को हाउस में, कि एक सब सरफेस डैम बनाया जाए, बहुत कम कॉस्ट में बनता है, वो हाइट पे बनता है। जैसे ये रोड है ना मोरनी वाली और इस तरफ, तो वहाँ पे एक गांव है हाइट पे, तो वहाँ से घग्गर का पानी ले सकते थे हम, सब सरफेस डैम बना के। तो वो पानी नीचे बनता है, पानी की नीचे लेयर्स में, और बहुत कम पैसों में। अब जो सिस्टम चल रहा है, मेरे ख्याल में मैं जब मेयर थी तो 192 ट्यूबवेल्स का वर्क कर रहे थे पानी, तब भी पानी की शॉर्टेज थी। अब शायद बढ़ गए होंगे, 207 हो गए होंगे। तो आप पर ट्यूबवेल का बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा लगा के चलो, पर मंथ मतलब 2-2.5 लाख के करीब मेरे को इनको पड़ता होगा। तो एनुअल देख लो कितना एक्सपेंसिव है। तो वो तो सिंपल, मेरे ख्याल में जितनी सालाना इनका खर्चा, उतने में तो एक डैम बनना था, और फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर पड़ना था। 24 घंटे पानी पंचकुला को मिलना था। बट वो सरकार चेंज होगी तो रेजोल्यूशन हमारा वैसे ही रह गया। तो ये था। और बाकी हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए हर एक कम्युनिटी सेंटर में लाइब्रेरी का प्रोविज़न किया था, कि हर एक में हो, ताकि सीनियर सिटीजन जाके बैठ सकें, अपना बुक्स वगैरह पढ़ें और आपस में उनका इंटरेक्शन हो, है ना। तो ये था। बाकी हर एक गांव में स्ट्रीट लाइट, सड़कें, कम्युनिटी सेंटर, बच्चों के लिए पार्क, ये हमने यहाँ बनवाए। और आप आजकल देख रहे होगे कि पंचकुला में स्ट्रे कैटल बहुत दिखता है, सड़कों पे डॉग्स बहुत दिखते हैं। तो उसके लिए भी हमने सुखदर्शनपुर निगम की ज़मीन थी 18 एकड़ के करीब, वो हमने गौशाला का इनॉग्रेशन की थी, लेकिन मेरा ख्याल में आज तक बनी नहीं है, अभी भी कैटल्स में ही सड़कों पे ही दिख रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और आपने उन्हें बहुत अच्छे से निभाया। सारे पंचकुला के निवासी देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से रोड्स मेंटेन किया है, जो भी आपने बताया वो कितने अच्छे से किया है। पर मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपका बचपन से ही यही लक्ष्य था कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत पढ़ने वाली लड़की थी, और मेरा ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था। ये डेस्टिनी है। आफ्टर मैरिज मेरी पॉलिटिकल फैमिली थी यहाँ पे, और खेती बाड़ी का काम था, और बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता था, और खेती का काम भी बहुत होता था। ये शादी के बाद से ही मेरी लाइन चेंज हुई इसमें। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर पुलिस फोर्स में थे, पर जब आपकी शादी हो गई तो आपका ट्रांसफ़र हो गया एक एग्रीकल्चरल फैमिली में। ये तो बिल्कुल आपके लिए न्यू था, पर आपने इसको भी इतने अच्छे से संभाल लिया, ये कैसे किया आपने? एक बात बताऊँ इशिता,
शादी से पहले मैंने कभी एक गिलास पानी का उठा के नहीं पिया था अपने घर में। मतलब इतनी पैम्पर्ड चाइल्ड कह लो चाहे, बहुत पापा की लाडली थी। मेरी मदर यूज टू से कि काम किया कर, अगले घर जाना है, ये करके ऐसी बातें। तो मेरे फादर कहते थे कोई नहीं कर लेगी, पर हाँ उनको विश्वास था। फिर शादी के बाद जैसे यहाँ आई तो बहुत काम था यहाँ पे, जैसे खेती बाड़ी का काम होता है घर में गाँव का। और मेरे ख्याल में पंचकुला इतना डेवलप भी नहीं हुआ था, एक छोटी सी रोड होती थी, अप्रोच रोड, जो हमारे गांव फतेहपुर को जाती थी। तो धीरे धीरे काम सीखा। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जब किचन में नई बहू को लगाते हैं ना, तो मेरे से एक रोटी बनवाई गई थी, तो उसका नक्शा देखने वाला था। तो मेरी मदर लोग कहने लगे कि ये तो हो गया तेरा काम, ये संभाल, जैसे होता है ना, क्योंकि वो तो परफेक्ट थे। तो बट मैंने उसको स्वीकार किया और काम ऐसा सीखा कि फिर तो मैं मतलब एक आधे घंटे में 100 लोगों का खाना बना लेती थी। जैसे कि राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते थे, तो हमारी फैमिली राजनीतिक थी। तो फिर मैंने अपना अच्छी तरह काम संभाला, जो भी जिम्मेवारी मिली मैंने अच्छी तरह की, चाहे वो इन लॉज की सेवा हो, चाहे वो लोगों की सेवा हो, तो सब काम अच्छी तरह संभाल लिया था। तो आप राजनीति में कैसे गई? ये बात है 1995 की, जब मेरे हस्बैंड ब्लॉक समिति पिंजौर के चेयरमैन थे। तो सरपंच रहे वो पहले, तो सरपंच की सीट हो गई थी खाली। तो मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने अपनी मदर को, मतलब मेरी मदर इन लॉ को बोला कि आप सरपंची संभाल लो गाँव की। तो वो कहते भी देख मेरे बस की तो बात है नहीं, मेरा नाम निकनेम वैसे कुमुद है ना, तो वो कहते ये संभाल लेगी भी, चलो इसको करते हैं आके। तो इस तरह मैं फिर राजनीति में आई। इसको आप डेस्टिनी कह लो, किस्मत की बात थी। कहाँ मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से और इस लाइन में आ गई। तो जब पहली बार आपकी सासू माँ ने आपको कहा कि इसमें इनको जाने दो, तो आपको कैसा लग रहा था? नहीं देखो, मैं उस वक्त ये सोचती थी कि मैं करूँगी क्या, समझ गए ना, क्योंकि मैं इस तरफ मेरा इंटरेस्ट नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे मैं अपने हस्बैंड को देखती थी कि बहुत काम करते हैं, फिर जब कोई लोगों का आना जाना, चाहे वो ऑफिसर्स का गांव में विज़िट होती रहती थी, तो उसके लिए फिर मैं जैसे मिलना जुलना लगा रहता था, खाना बनाना, उनको सर्व करना, मतलब खाना। और तो मैं सोचती थी कि मैं संभाल लूँगी, मेरे मन में ये था कि मैं संभाल लूँगी। एक विश्वास होता है ना अपने पर, वो विश्वास था कि मैं अच्छी तरह कर पाऊँगी। और उसमें सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इवन अब बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट की मेरी। सब सीख गई मैं। मम, बस हमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी तरह आप कोई भी फील्ड में जाओ, अगर आपका मन है ना तो आप सीख जाओ, और पूरे मन से दिल से करोगे तो भगवान भी आपका साथ देता है। आपको सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा लगता था? निगम डिपार्टमेंट, हमारा नगर निगम, उसको सुधारने में और उसमें लोगों का काम करने में। डिपार्टमेंट तो हमारे ही सबसे बड़ा था ना। तो हमारे जो ऑफिस था, डायरेक्टर ऑफिस था DLV, वो सेक्टर 4 में था। तो मैं मतलब जो भी काम होता था ना, जैसे आपको पता ही ऑफिसर फाइल्स ऑफिस में कई साल पड़ी रहती, निकलती नहीं थी, तो मैं पर्सनली विजिट करके वो फाइल्स लगाती थी। क्योंकि मैं किसी काम में, जो काम मैं लेती हूँ ना डिले, तो मैं बर्दाश्त करती नहीं। वो काम होना चाहिए, जो काम हाथ में पकड़ा है उसको अच्छी क्वालिटी का और टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। डॉग स्टेरिलाइजेशन हमने शुरू करवाई थी, मतलब वो भी हाफ वे हो चुका था। फिर जैसे सरकार चेंज होती है ना, तो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं, हर्डल्स आते हैं, तो वो थी, फिर वो भी चलती रही बीच बीच में। फिर सैनिटेशन पे मैं बोलना चाहती हूँ। सैनिटेशन का जब मैंने मेयर बनी ना, बहुत बुरा हाल था। जो सफाई कर्मचारी थे हर सेक्टर में थे, तो मुझे बताया गया कि इतने कर्मचारी रखे हुए हैं जी, बहुत अच्छी सफाई होती है। पर लोगों की कंप्लेंट एज इट इज़ बनी हुई थी, लोग कहते थे सफाई होती नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, सरप्राइज़ विज़िट की। एक बार मैं आपको इंसिडेंस बता रही हूँ। मैंने कहा देखूँ क्या सफाई वाले करते हैं। जाके देखा तो सफाई हमारे जो वर्कर्स थे वहाँ थे। तो मैं अटेंडेंस रजिस्टर ले गई उनके साथ और सैनिटरी इंस्पेक्टर को साथ लिया। तो वो चले तो गए, एकदम घबरा गए कि मैडम जो है सरप्राइज़ विज़िट कर रही हैं। तो एक लिस्ट निकाली जी, ये सारे प्रेजेंट हैं, इतने हैं, 30 हैं जी, 40 हैं, चलो ठीक है। मैं कहा चल अब नेक्स्ट सेक्टर चले। उनको तो हड़कंप मच गया उनके कि नेक्स्ट सेक्टर में भी मैम जा रहे हैं देखने। तो वो क्या करते थे कि वही उनमें से ही कुछ
जो सफाई वर्कर्स थे वो दूसरे सेक्टर में पहुंचा देते थे। तो ये हमने ये काम रोका, हमने सफाई कर्मचारियों की नंबर इंक्रीज़ किया, हर एक सेक्टर में सफाई कर्मचारी, इवन गांव में भी हमने सफाई कर्मचारी दिए ताकि गांव साफ रह सके, जैसे शहर साफ रहता है। तो सफाई व्यवस्था में भी सुधार हुआ उससे। सच में मैम आपने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। एक इंसिडेंस मैं और बताती हूँ। जब मैं सेक्टर 21 से काउंसलर बनी, बिफोर मेयर जो इलेक्शन था मेरा, तो सेक्टर 21 से मैं इलेक्ट हुई थी। तो बहुत लोगों की कंप्लेंट आती सफाई की सफाई नहीं होती। फिर मैं अपनी गाड़ी में निकलती सुबह और वहाँ पे जहाँ पे इकट्ठे होते थे वहाँ जाना। फिर मैंने देखा कि कोई 7 बजे 7:30 आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है। तो फिर मैंने एक अटेंडेंस रजिस्टर लगाया, डेली अटेंडेंस लेती थी उनकी। उन्होंने देखा कि मैम तो पूरे टाइम पे आ जाते हैं, फिर उन्होंने टाइम पे आना शुरू कर दिया। फिर टाइम पे आना शुरू हुआ, फिर सफाई होने लगी, उनको डिवाइड करके भी आपने आज ये ब्लॉक करना है, ये करना है। तो मैं उनका राउंड लेती रहती थी कि साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ। उससे वो रेगुलर हो, सुधर गए। हाँ सुधर गए। फिर मैं उनकी हेल्प भी करती, ऐसे नहीं था कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी या सख्त थी, लेकिन मैं उनकी समझती थी, गर्मी होती थी, थक जाते हैं, लेकिन फिर मैं उनको पानी वगैरह की व्यवस्था करनी उनके लिए। हमारे जो गांव में रहते थे ना, तो लस्सी हमारे बनाते थे। आपको याद होगा कि जो एग्रीकल्चर फैमिलीज में मोस्टली गाय भैंसें भी होती हैं, तो लस्सी उनको मैं भेजती थी। तो मतलब फिर वो अच्छी तरह रिस्पेक्ट भी करने लगे, काम भी करने लगे, तो लोग भी खुश हो गए उससे। मैम आपके फादर एक पुलिस वाले थे, तो घर का माहौल तो बड़ा सख्त रहता होगा, मतलब घूमने फिरने की इजाज़त मिलती थी आप लोगों को? देखो फादर सख्त तो नहीं मैं कहूँगी, हर एक घर में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे करना है। बीइंग पेरेंट तो मेरा ख्याल में कोई उसको सख्ती नहीं कहेंगे। अगर पेरेंट्स अगर किसी से रोकते टोकते हैं तो अच्छी बात है, तो अच्छी बातें सिखाई हैं पेरेंट्स ने। बस यही है कि सिंपल रहो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मेरा मोटो है, आज तक मैं उसी पे कायम हूँ। और एक इंसिडेंस मैं इसमें बताऊँगी सख्ती पे। एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूल, छोटे बच्चे जैसे तुम्हारे से भी छोटी होंगी शायद, तो स्कूल में किसी की कॉपी डेस्क पे पड़ी थी, तो मैंने सोचा चल किसी की पड़ी है, बैग में डाला और हम तो घर पहुंच गए। बाय चांस उसी दिन मेरे फादर ने एक पेपर मांगा, कह रहे देना बेटे एक पेपर देना, कुछ लिखना होगा उनको। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कॉपी से क्यों, वो जो कॉपी लाई हूँ उसी से मैं फाड़ के और आगे कर दी। पापा कह रहे ये तो स्कूल की कॉपी है, उसमें से क्यों फाड़ा? मैंने भी बड़ी सिंपली से, जैसे बच्चे जो हैं कि पापा मेरी नहीं है और ये है किसी और की। पापा ने एक, जो पापा का हाथ बहुत भारी था, एक छन्नाटेदार थप्पड़ पे और मेरे आंसू। उसके बाद से मेरे को ये सबक मिला कि कभी भी किसी की चीज़ को देखना नहीं है, टच नहीं करना, जो अपने पास है उसमें संतुष्ट रहो। ये ईमानदारी का फर्स्ट लेसन था मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद मनाया तो होगा ही आपके फादर ने? नहीं मनाया नहीं है, उन्होंने सिखाया मुझे। वो बहुत प्यार करते थे, हर एक बच्चा, हर एक फादर मेरे ख्याल में अपनी बेटी से, अपने बच्चों से प्यार करता है, ऐसे ही था। बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं था पूरी लाइफ, बट वो थप्पड़ जो था वो मेरे लिए लेसन था, वो बहुत अच्छा लेसन था और वो सबको मिलना चाहिए मेरा ख्याल में। मैम आप एक मेयर थी, तो आपका नंबर तो सारा शहर जानता होगा। कभी आपको रात में कॉल आती है कि मतलब बिजली नहीं आ रही है या फिर पानी ख़त्म हो गया है? पानी तो देखो मॉर्निंग में कंप्लेंट्स आती थी, पानी नहीं आ रहा, उसको भी मैं अटेंड करती थी। मेरा नंबर जब मैं मेयर थी तब भी वही था, आज भी वही है। और लोग अभी भी कॉल करते हैं, पहले भी करते थे। रात 2 दिन के 2 सो रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं कॉल ज़रूर अटेंड करती थी, अब भी करती हूँ। जैसे कंप्लेंट्स आती थी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया सेक्टर 6 में, किसी को बोलना है या जाना लेके, तो गाड़ी अरेंज करानी तो करती थी। और स्ट्रे कैटल एक्सीडेंट्स बहुत होते थे रात को। गाड़ियाँ यहाँ सेक्टर 20 में एक बहुत वो हुआ था बड़ा एक्सीडेंट, तो फिर उसमें रात को फ़ोन आए, फिर हम कि मैडम इसको हॉस्पिटल कैसे, किसी जो पशुओं वाला हॉस्पिटल में कैसे करें, तो वो भी अटेंड करते थे। मेरे मतलब ये नहीं है कि मैंने रात को नहीं अटेंड करना या बंद करके सोना है, नहीं, मेरा फ़ोन ऑन रहता है हमेशा, ऑलवेज़, कभी भी आप कर लो। सदैव सेवा में तत्पर। सदैव सेवा में तत्पर, और किसी को ना नहीं करनी, सबका काम करना है, जेन्युइन काम, जायज़ काम, गलत नहीं, हमेशा अटेंड करती थी। मैम अगर आप राजनीति में नहीं होती तो किस प्रोफेशन को सिलेक्ट करती? राजनीति में नहीं होती तो 10th क्लास तक मेरे पास मेडिकल था, तो शायद मैं डॉक्टर होती, तब भी लोगों की सेवा करती। हम अभी भी आप सेवा ही कर रही है लोगों की। मकसद वही है।
मैम ज़्यादातर देखा जाता है कि जब मेयर पद का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो फिर लोगों का जो फॉलोअर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, पर आपके घर पर तो फॉलोअर्स की लाइन लगी रहती है। इतना विश्वास आपने कैसे बनाया? विश्वास बनाना पड़ता है। जब आप लोगों के करीब जाते हो, लोगों के बीच में जाते हो, तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। इवन जब वोट करते हैं ना लोग, उस दिन से ही विश्वास शुरू हो जाता है कि वो आपके ऊपर भरोसा जताते हैं कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो विश्वास को रखना, बनाना वो हमारा काम है कि हम उनको किस तरह डील करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो विश्वास इसी तरह बना है उनको, उनके बीच में जाकर। मैम पंचकला का गांव फतेहपुर तो बिल्कुल आपका ही है। आपने और सर ने कितने लोगों को रोज़गार दिया और बहुत सारे लोगों के घर भी बनवाए हैं वहाँ पर। देखो, लोग अपने कमा कर खाते हैं। घर की बात है, घर उन्होंने अपने बनाए, हमने ज़मीन दी थी, क्योंकि ये गांव जो था फतेहपुर हमारे एक एंसेस्ट्रल गांव है। ग्रेट ग्रैंडफादर्स का, जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनके फादर ने बसाए थे। 3 गांव थे पूरे चंडीगढ़ में, एक फतेहपुर, एक मादलपुर, एक और था जहाँ पे अब एयरपोर्ट बना है। तो ये फतेहपुर जैसे जैसे उनको ज़रूरत थी वो लोगों को लाते रहे और उनको ज़मीन दी रहने का दिया। तो वो काम करते थे, खेतों में काम करते थे, चाहे बाहर करते थे, पर उनको ज़मीन दे दी, वो अपना कमाते हैं, खाते हैं। पर ये है कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। आपने उन्हें रोज़गार दिया है तो आपसे तो जड़े ही होंगे वो बिल्कुल। मैम आप लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इस पे आपकी मदद कौन कौन करता है? ऑर्गेनिक खेती मेरे हस्बैंड करते हैं। हमारी ज़मीन तो पता ही आपको, खेती बाड़ी का काम था। अब ऑर्गेनिक खेती इसलिए शुरू की है क्योंकि आप देखो आजकल हर चीज़ में अडल्ट्रेशन है, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो घी है, आप इवन दाल ले लो, हल्दी ले लो, आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या मिक्स करके बाज़ार में चल रहा है, मार्केट में। केमिकल्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है वीट में, जो भी आप अनाज खाते हो, दालें खाते हो। तो हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। उसमें हमने मस्टर्ड लगाया, अपना हल्दी लगाई, दाल, चना दाल, ब्लैक चना, वाइट चना, काफ़ी, मतलब अब इसको हम सोचें कि इसको एक्सपेंड करें। एक ब्लैक व्हीट आती थी पहले, अब मिलती नहीं है, खैर वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो वो हमें सीड मिला कहीं से, बहुत किसी को हमने दिया था तो वो लगा रहा था, तो उससे हमने लिया, वो अब हमने शुरू किया। ऑयल हम अपना निकालते हैं, मैंने घर में छोटी सी मशीन रखी हुई है, तो कोल्ड प्रोसेस से वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। घर का घी निकालती हूँ मैं, गाय का दूध, गाय रखी हुई हमने। तो हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए, बच्चों की हेल्थ आगे, तो अब हम चाहते हैं कि वैसे कि आगे भी लोगों को भी शायद थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हो। मैम आपके दोनों बेटे और बहू एडवोकेट हैं तो आपसे लड़ने की हिम्मत तो किसी में नहीं होती होगी। नहीं, मेरा तो किसी से दुश्मनी है ही नहीं, ना हमारा टकराव है। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि कोई भी नीडी हो, कोई भी ज़रूरतमंद हो, तो उसकी मदद ज़रूर करो, अगर जायज़ है तो ना। किसी गरीब को दबाया जा रहा है या कहीं, तो वहाँ पे ज़रूर स्टैंड लो। मैम आपकी सासू माँ ने आपका बहुत सपोर्ट किया था, पर अब आप खुद भी सास बन चुकी है, तो आपने अपनी बहू की तरक्की के लिए क्या सोचा है? देखो, वो एक मेरी बहू डॉक्टर है, एक लॉयर है, तो मैंने तो कभी ये नहीं रोका, वो एज काम कर रही है अपना। मैं भी चाहती हूँ कि वो अच्छी डॉक्टर बने और एक अच्छी वकील बने। लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट, पूरी सपोर्ट मेरी उनके साथ है। मैं हमेशा जब भी ज़रूरत होगी उनके साथ खड़ी हूँ। मैम ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले बजाए बाजे। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उनका जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आपके घर का माहौल तो सख्त था, क्या आपको कभी अपने फादर से डांट पड़ी है? मैंने आपको पहले भी बताया एक इंसिडेंट, डांट पड़ रही थी एक बार, ओनली वन टाइम। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन, मैम कभी आपका मन ना कर रहा हो कि घर में खाना बनाना है फिर भी बनाना पड़ गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कुकिंग में इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी बताया कि मैं जब हमारे घर पे कोई आता है तो खाना खिला के ही भेजती। ये मेरे फादर इन लॉ की भी आदत है, हमारी फैमिली की आदत है। खाना बनाने में से मुझे कोई गुरेज नहीं, खाना मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन, मैम बैडमिंटन खेलते समय या फिर कोई और खेल खेलते समय कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं, एज सच मैं खेलते हुए कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। पक्का?
पक्का 100% श्योर हूँ। फिर से ग्रीन में से दोहराया, मतलब आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन, मैम आप एक पुलिस अधिकारी की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आपके फादर तो बहुत सख्त थे, मतलब तो क्या आप लोगों को घूमने फिरने की इजाज़त होती थी? नहीं, घुमाने में कभी उन्होंने परहेज नहीं किया। हम हर एक गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के साथ हमें भेज दिया जाता था। घूमने जाते थे, कभी देहरादून, कभी दिल्ली, कहीं, मतलब तब यही था। एक बार क्या हुआ था, स्कूल ट्रिप जा रही थी, शायद मैं क्लास 7th में थी, तो पहले घर पे तो मना कर दिया, कोई मतलब स्कूल में हमने हाँ नहीं की, पापा ने कि नहीं जाना, मतलब मना कर दिया या स्कूल। तो जिस दिन ट्रिप जा रहा था, मैं स्कूल में ही थी, सब बच्चे जा रहे थे, तो मैंने देखा लास्ट मोमेंट में मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं और पूरे सूटकेस के तैयारी के साथ, और मुझे ट्रिप पे भेज दिया। मुझे वो दिन याद है और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज उन्होंने मेरे को दिया। फिर से ग्रीन में से दोहराया। हाँ, उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन, मैम अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या कहती है? वैसे तो मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो या तो मैं ठंडा पानी पीती हूँ या फिर बाहर ठंडी हवा में चली जाती हूँ, तो बोलती हूँ शांत शांत। गुस्सा मुझे ज़्यादा आता नहीं है। ग्रीन में से दोहराया, मतलब आंसर सही है। मैम आप तो बहुत सच्चे निकले। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मैम मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उनके बारे में बताना है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो स्क्रीन पर आएंगी। फर्स्ट फोटो है स्क्रीन पर। ये मेरे बचपन की फ़ोटो है। ये आपके पास कहाँ से आई? आ गई। बड़ी क्यूट लग रहे हैं आप इसमें। थैंक यू। सेकंड फोटो है स्क्रीन पर। ये फ़ोटो इलेक्शन की है, डीसी ऑफिस के नीचे जब मैं मेयर का इलेक्शन जीती थी, उस टाइम की फ़ोटो है। बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थर्ड फोटो है स्क्रीन पर। ये मेरे बड़े बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन हमने घर पे किया था, वो है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। अब फोर्थ फोटो है स्क्रीन पर। ओह, ये फ़ोटो मेरी फ्रेंड्स की मेरे साथ मेरे बड़े बेटे की शादी की है। हम सब इकट्ठे थे, तो बहुत मजा आया होगा। बहुत मज़ा आया था। इतने तो सालों सब बाद अच्छे मिले। अच्छे लग रहे थे। फिफ्थ फोटो है स्क्रीन पर। ये भी बर्थडे सेलिब्रेशन है। ये मेरे सन इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो हमने सेक्टर 8 में सेलिब्रेट किया था, वहाँ किया। ये भी कहाँ से आई आपके पास? बस आती चली जा रही है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, फोटो कहाँ कहाँ से लाके शो किए मुझे हैं। थैंक यू मैम। ये रही सिक्स्थ फोटो स्क्रीन पर। ये शादी की फ़ोटो है शायद। मेरे सिस्टर, मतलब हमारे नीस की शादी थी, वहाँ पे हम दोनों की फ़ोटो। ये बहुत अच्छी आई, ये सब कहते थे। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से पहचान बहुत लिया अच्छा पिक्चर्स लगा। को। हाँ, थैंक यू। मैम मैंने आपको इतनी सारी फोटोज दिखाई, आपको सबसे अच्छी फोटो कौन सी लगी? पहले तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ, और सबसे अच्छी फ़ोटो मेरे जो चाइल्डहुड बचपन की है ना, वो सबसे अच्छी फ़ोटो है। थैंक यू मैम। आपने मेरा बचपन याद दिला दिया मुझे, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका तेजी से जवाब देना है। सिंपल क्वेश्चंस पूछना प्लीज। बिल्कुल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट डिश? इंडियन फूड, सरसों का साग, मक्की की रोटी एंड शक्कर विद घी। फेवरेट हॉबी? लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग बैडमिंटन एंड वॉचिंग ओल्ड मूवीज। फेवरेट कंट्री? India, then my state, then my city, then my village and my family. फेवरेट टाइम पास? Listening to music, playing with my grandchildren and playing badminton. फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? Saina Nehwal. फेवरेट ड्रिंक? Badam milk, फेवरेट कार? Mercedes Benz. फेवरेट लीडर? Mrs. Indira Gandhi, फेवरेट एक्टर? Guru Dutt and Manoj Kumar. फेवरेट एक्ट्रेस? Madhubala, फेवरेट शो? NDTV Prime Time and now your super class show. थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने बहुत अच्छे से रैपिड फायर राउंड के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसा कि बताया कि आप एक बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड थे और आपके फादर की आप बहुत लाडली भी थी,
तो जब आप 1995 में सरपंच बनी थी, तो फिर आपके फादर का क्या रिएक्शन था उस पर? नहीं, वो मतलब मेरे लिए एक प्रेशियस कीमती होता ना, कीमती मोमेंट था। मेरे फादर बहुत खुश थे, वो हमेशा चाहते थे कि मैं कुछ बनूं। पहले वो चाहते थे मेरी बेटी, उन्होंने मेरे को बेटों की तरह पाला और वो चाहते थे कि कुछ बने। वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे। वो मतलब उसका तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि वो कितने खुश थे। आज वो नहीं है, लेकिन जब मैं मेयर बनी तो तब भी वो नहीं थे, तो होते तो बहुत खुश होना था कि आज उनकी बेटी कुछ बनी लाइफ में। मैम, जब आपने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब सरकार ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, तो आपके लिए उस चुनाव को जीतना कितना कठिन था? जिला परिषद से पहले मैं सरपंच रही, तब भी इलेक्शन था, तो ये मेरा सेकंड इलेक्शन था। तो इन्होंने, तब चौटाला गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने मेरा वार्ड रिज़र्व कर दिया था बीसी के लिए, तो मैं वहाँ से लड़ नहीं सकती थी। हुआ ये सब शायद मेरे कारण ही था कि मैं लड़ ना पाऊँ। फिर मैंने कालका से दून एरिया जो है सारा, वहाँ से इलेक्शन लड़ा था और मैं जीती थी, जबकि सरकार मेरे अगेंस्ट थी। लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया था, उसके लिए मैं आज भी धन्यवाद करती हूँ उनका। और तब मेरा ख्याल में 25-24 गांव थे इस इलेक्शन में मेरे पास। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और मैं वहाँ से इलेक्शन जीती थी। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, जब ये इलेक्शन था तो प्रेसिडेंट के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सरकार, हमारी ओपोजिशन की सरकार थी, इन्होंने जो होते हैं ना हथकंडे अपनाते हैं गलत, वो अपनाए और इलेक्शन को कभी रोका, कभी डेट लेट कर दी या मेंबर को उठा लिया, मतलब इस तरह से चलता रहा। मैं इस इलेक्शन में हम हाई कोर्ट तक गए, स्टे लाए, फिर इन्होंने एट लास्ट टॉस में मेरे को हरा दिया था। पर मेरे लिए हार में भी कोई मैं गम नहीं मनाती, खुशी, अगर जीतती हूँ तो भी खुशी, सब ठीक है। जो ठीक करता है परमात्मा ठीक करता है, मेरा ये मानना है। मैम, लोगों को आपका सपोर्ट तो कहना ही था, क्योंकि वैसे भी अभी आपका मेयर पद का कार्यकाल खत्म हो गया, तब भी आप लोगों को सपोर्ट करती ही रहती हैं, उनकी सहायता करती ही रहती हैं। कि आपको अभी के नगर निगम पंचकुला के मेयर से सहायता मिलती है? देखो, मुझे किसी का काम करवाने के लिए किसी राजनीतिक नेता की या उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बलबूते पे काम करवा देती हूँ। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, तो उससे बड़ी सपोर्ट तो चाहिए नहीं, ना किसी का मुझे सिर पे हाथ चाहिए। मैं तो हमारी फैमिली ऐसी है कि हम अपने बलबूते पे लोगों की सेवा करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं और आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दिया। सबको ये समझ में आ रहा है कि मेयर्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो मैम, लास्ट में आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में मतलब जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उसमें कदम कैसे रखें? देखो, मेरा ये मानना है कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर ये है कि अच्छे लोगों को, अच्छी सोच वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए राजनीति में। और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप देश का भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं और देश को विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो ज़रूर राजनीति में आएँ और अच्छी सोच के साथ आएँ। पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति को हमेशा आगे आना चाहिए। और महिलाओं से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं, जो मैं मानती हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती और ईमानदार होती हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया और बहुत अच्छा संदेश भी दिया। अगर आप जैसे विचारधारा रखने वाले और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में कदम रखेंगे तो देश सही दिशा की ओर जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।